हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टे एनएस। काफ़ी दिन से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाली थी, तो आज मैंने सोचा भी मैं एक वीडियो डालूं और मैंने आज टॉपिक सेलेक्ट किया है बैरियर नर्सिंग। इसका बैरियर नर्सिंग का मतलब आई थिंक आप लोग नाम से समझ रहे हो कि बैरियर नर्सिंग मतलब होता है कोई चीज़ का रोकना या अवरोध, या नर्सिंग मतलब नर्सिंग में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको हमें रोकना चाहिए। इम्प्लीमेंट करते टाइम, पेशेंट को केयर देते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। स्टार्ट करते हैं द टॉपिक। द टर्म बैरियर नर्सिंग इज़ गिवन द मेथड ऑफ नर्सिंग केयर दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर over 100 years when caring for a patient known or thought to be suffering from a contagious disease such as the open pulmonary tuberculosis. The term barrier nursing is given है। ये क्या है? एक मेथड है बैरियर नर्सिंग जो हम नर्सिंग केयर में यूज़ करते हैं। दैट हैज़ बीन यूज्ड ओवर फॉर 100 ईयर हो, मतलब 100 ईयर आप समझ सकते हो। 100 ईयर एगो मतलब होता है 100 साल पहले। जब क्या करते हैं, जब हम कोई भी पेशेंट ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो क्या होता है एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, जिसमें पेशेंट को क्या होता है ज़्यादा डिजीज़ को ज़्यादा फैलने का डर रहता है, किसी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलने की ज़रूरत। तो ऐसे में हम क्या कर देते, उस टाइम क्या होता था कि पेशेंट को या फिर उस पर्सन को हम आइसोलेट कर देते, ताकि क्या हो सकता था कि वो जो बीमारी है या डिजीज़ है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ना जाए। तो जो बैरियर नर्सिंग है ये काफ़ी सालों पहले क्या होता था, यूज़ होता था फॉर प्रिवेंटिंग। किस लिए? ताकि हम जो डिजीज़ को आगे कंटिन्यू या डिजीज़ आगे स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट क्या है? व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट नोन और थॉट टू बी सफरिंग फ्रॉम कंडीशन। जो क्या होता था कि पेशेंट अगर नोन है या किसी तरह, तो मतलब क्या है कि अगर वो कोई ऐसी डिजीज़ जिसको हम जानते नहीं, जैसे कि हमारे क्या होता था ओपन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट क्या होता था, जब हमें मिला था, तो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट क्या होता है, हम उसको आइसोलेट करके रखते हैं, ताकि क्या है कि वो अपनी जो भी उसके ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट ऐसा होता है कि अगर उसके कम्युनिकेबल डिजीज़ ये क्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो जाती है। तो क्या कर देते हैं हम उस टाइम उसको पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं। मतलब हम ऐसी बैरियर या हम ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करते थे नर्सिंग केयर में, जी हम पेशेंट को केयर देते हैं, हम ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कि हम अपने आप को भी प्रिवेंट कर सकें, प्लस पेशेंट के साथ जो है हम उसको केयर भी प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट क्या? आइसोलेशन नर्सिंग इज़ कैरिड आउट बाय प्लेसिंग द पेशेंट इन अ सिंगल रूम और साइड रूम। तो आइसोलेशन नर्सिंग इज़ कैरिड क्या है, उसमें आइसोलेशन नर्सिंग को हम यूज़ करते थे द पेशेंट इन सिंगल रूम और साइड रूम। अगर पेशेंट सिंगल रूम में है या साइड रूम में, हम उसमें आइसोलेशन नर्सिंग का यूज़ कर देता है कि पेशेंट की जो भी उसकी डिजीज़ कंडीशन है या जो पेशेंट का कंडीशन है क्या है उसको हम एसेस कर सकें, और क्या है जो भी उसकी डिजीज़ है वो वन प्लेस से या किसी वन पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड ना हो। Barrier nursing this occur when a patient is kept in a bay and extra precaution and are implemented to prevent spread of the germs। तो क्या है कि बैरियर नर्सिंग यूज़ करते हैं ताकि क्या है पेशेंट के हम जो भी इसको प्रिकॉशन है या पेशेंट को हम एक जगह कैप्ट कर सकें और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन दे सकें, ताकि क्या है जो भी इसकी जो डिजीज़ है या जो उसके बैक्टीरियाज हैं वो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह फैलने से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होने से बचा सकें। इट इज़ समटाइम कॉल्ड बेड साइड आइसोलेशन, और कुछ समय के बाद इसे हम बेड साइड आइसोलेशन भी बोलने लगे। एज द नेम इज़ एम्प्लाइज, द नेम इज़ to the erect a barrier to the passage of infectious pathogenic organism between the contagious patient and the other patient and the staff in the hospital and hence to the outside world। इसको क्यों बोल रहे कि जैसा आपको जानते हो कि बेड साइड आइसोलेशन नाम दिया हुआ है, तो इसको हम अप्लाई मतलब ऐसा करके इसमें क्या है कि हम जो भी इन्फेक्शस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या है स्प्रेड ना हो, या एक जो भी पेशेंट है एक जो भी जो डिजीज़ पेशेंट है उससे क्या है वो वन पेशेंट से दूसरे पेशेंट को भी हम को स्प्रेड ना हो, प्लस वहाँ के स्टाफ मेंबर, हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर और अदर साइड वर्कर्स को भी क्या हो ये डिजीज़ आगे या इस पैथोजेनिक ऑर्गन से कोई भी सफरिंग ना हो। तो क्या कर देते हैं कि इस पेज हमने इसको आइसोलेशन बेड साइड आइसोलेशन भी इसको बोलने लगे थे कि हाँ बेड साइड आइसोलेशन दे दो, ताकि जो पेशेंट है और जो हमें क्या है उसके जो अदर जो पेशेंट है यूनिट में या वार्ड में और हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर को भी हम क्या कर सकते हैं इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि इसके माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड ना हो।
सो नर्स क्या करती थी कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स जो प्रिवेंट करने के लिए नर्सिंग में हम यूज़ करते थे। द नर्स वेयर गाउन्स, मास्क एंड सम टाइम रबर ग्लव्स एंड दे ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट रूल्स दैट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पासिंग ऑफ इन्फेक्शस एजेंट। तो क्या है, नर्स क्या करती थी, नर्स क्या करती है, वो गाउन वेयर करती है, मास्क क्या करती है, समटाइम क्या रबर वाले ग्लव्स यूज़ करती है। जैसे अभी रिसेंट में आपने कोविड के टाइम देखा था, क्या बहुत प्रिकॉशन, दैट इज़ एज अ बैरियर, मतलब एक मेथड यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो भी इन्फेक्शस एजेंट है या उसको हम क्या कर सकें एक जगह से दूसरे उसको पास करने के लिए या वो स्प्रेड ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं नर्सिंग में, दैट इज़ बैरियर नर्सिंग। तो नर्स क्या करती है, प्रॉपर वेयर गाउन वेयर करती है, मास्क वेयर करती है एंड समटाइम क्या करती है, रबर वाले ग्लव्स। दैट क्या होते हैं, ये ऑब्जर्व भी हम क्या करते हैं इसके और हमारे रूल्स को क्या बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है ताकि क्या है जो भी इन्फेक्शस एजेंट है वो उसके जो पास होने का रिस्क है वो कम हो सके। यानी वो जो डिजीज़ है यानी जो इन्फेक्शन है वो एक जगह से या उसके पासेस होने के रिस्क को हम क्या कर सके, कम कर सके। अगर हम इस चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, मास्क, गाउन और इस चीज़ को हम प्रॉपर्ली अगर फॉलो करेंगे तो क्या है कि जो भी इन्फेक्शन डिजीज़ है उसके पास होने के रिस्क क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या, ऑल इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स यूज्ड टू केयर ऑफ द पेशेंट आर इमीडिएटली प्लेस्ड इन अ बाउल आउट स्टाइल फॉर solution and attending nurse observe surgical standards of cleanliness in hand washing after they have been attending the patient। तो क्या है, जो भी हम पेशेंट का इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं या पेशेंट पे हम केयर के टाइम जो भी हमने क्या बोलते हैं, जो भी हम पेशेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं जैसे इक्विपमेंट्स हो गया या हम कोई भी सर्जरी के लिए हम पेशेंट को कुछ भी अगर यूज़ कर रहे हैं रिलेटेड टू पेशेंट के, तो क्या है हम उसको क्या करेंगे, एक बाउल में प्लेस करेंगे, उसको हम स्टाइल कर दें, एक सोल्यूशन से स्टाइल करेंगे। नेक्स्ट तब हम क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग करके पेशेंट को अटेंड करेंगे। मतलब अगर हमने किसी पेशेंट को केयर दिया है देन आफ्टर क्या है, हम जितना भी इक्विपमेंट है उसको हम स्टाइल के लिए किएंगे, उसके बाद हम प्रॉपर हैंड वॉशिंग करेंगे, देन हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को अटेंड करेंगे। फिर इसके बेडिंग इज केयरफुली मूव इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स सच एज द डस्ट और ड्रॉपलेट दे कुड कैरी कॉन्टेजियस मटेरियल एंड इज क्लींस्ड इन स्पेशल फैसिलिटी दैट इंक्लूड द यूज़ ऑफ स्टीम हीट ऑफ स्टेलाइजेशन। तो क्या है कि हम बेडिंग अगर हम बेडिंग को हम प्रॉपरली करेंगे, उसको हम प्रॉपरली बैठे ताकि क्या है कि कोई भी ट्रांसमिशन या कोई भी रिस्क इन्फेक्शन का कोई भी रिस्क ना हो, ताकि जो भी एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या हम डस्ट है उसे हम क्या कर सकें, पेशेंट के जो कॉन्टीन्यूस मटेरियल है उसे हम क्या कर सकें, उनको प्रिवेंट कर सकें ताकि जो जम्स हैं वो क्या हो सके, स्प्रेड ना हो। उसको प्रॉपरली हम क्या करेंगे, स्टेराइल करेंगे ताकि क्या कर सकें, हम जो जम्स हैं उनको हम प्रॉपरली स्प्रेड होने से बचा सकें या प्रॉपरली जो पेशेंट के पास पहुँच जिससे क्या वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन कॉज कर सके, जो पेशेंट को हाईली रिस्क हो जाए तो हम क्या कर सकेंगे, उसके ट्रांसमिशन के रिस्क को हम कम करेंगे। नेक्स्ट क्या है, बैरियर नर्सिंग केयर। अब हम बैरियर नर्सिंग केयर में क्या क्या देते हैं, वैसे नो विजिटर ओनली एसेंशियल की स्टाफ शुड बी अलाउड इन। तो क्या है, आइसोलेशन पीरियड में जहाँ पे आइसोलेट होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, विजिटर्स को अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ स्टाफ को अलाउ करते हैं ताकि क्या है वो जो भी स्टाफ होता है वो प्रॉपरली अपना जो भी प्रोटेक्शन का होता है उसको हम प्रॉपरली फॉलो करता है ताकि क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट को भी ना हो प्लस उसको भी इन्फेक्शन ना हो। One nurse should look after at the isolation causes and ideally should not be involved in any patient care। तो one nurse should look after the isolation cause। तो अगर जो भी पेशेंट नर्स है अगर किसी आइसोलेशन में किसी पेशेंट को देख रही है तो वो क्या कर सकती है, एटलीस्ट शुड नॉट बी इन्वॉल्व, वो किसी भी पेशेंट को किसी अदर पेशेंट को केयर नहीं दे सकती क्योंकि वो आइसोलेशन में जिस पेशेंट को केयर दे रही है क्योंकि वो उस पेशेंट के लिए अभी उस पेशेंट जो भी आइसोलेट पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है या कोविड का पेशेंट है अभी, तो अगर उसको वो केयर दे रही है तो वो जो भी नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको वो अटेंड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्या, राइट द नेम ऑफ द बैरियर नर्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द केनल। तो क्या है कि जो भी हम बैरियर नर्स है उसका हम क्या करेंगे, जो भी आइसोलेट पेशेंट को अटेंड करे उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, यूज़ पेपर डिस्पोजल टॉवल्स फॉर हैंड हाइजीन एंड क्लीनिंग द कैनल्स एज दिस विल help to reduce the risk of spreading infection। तो क्या, यूज़ पेपर डिस्पोजल, हम प्रॉपर पेपर डिस्पोजल टॉवल्स को यूज़ करेंगे ताकि हम प्रॉपर को हैंड को हाइजीन रख सकें राइट, और क्या है कि हम जो भी इन्फेक्शन या डिजीज़ है स्प्रेड होने के उसके चांसेस इसको कम कर सकें। नेक्स्ट क्या है, कलर कोड ऑल
reusable equipment read to identity as for isolation use only, so it does not go वॉक अबाउट। तो क्या है कलर कोड, तो कलर कोड को हम रीयूजेबल करेंगे। नेक्स्ट क्या हैव अ सेपरेट वेस्ट बिन फॉर दीज कॉजेज। नेक्स्ट है कंसीडर यूजिंग अ स्पेसिफिक कलर बेड फॉर दीज पेशेंट ओनली। नेक्स्ट क्या है कंसीडर यूजिंग पल्प। नेक्स्ट क्या था कलर कोड ऑल रीयूजेबल इक्विपमेंट रेड टू आइडेंटिफाई फॉर आइसोलेशन यूज ओनली, सो इट डज नॉट वॉक अबाउट। तो क्या है कि हम एक कलर कोड यूज़ करेंगे ताकि क्या है जो भी हम आइसोलेशन एरिया में जिस चीज़ को यूज़ करें ताकि वो हम उसको किसी और एरिया में या किसी और पेशेंट पे यूज़ होने से प्रिवेंट कर सके। इसलिए हम क्या कर सकेंगे कलर कोड रीयूजेबल इक्विपमेंट्स को हम यूज़ करेंगे ताकि क्या है कि हम उसको कहीं और भी यूज़ करने से प्रिवेंट कर सकें। हैव अ सेपरेट, फिर क्या है सेपरेट वेस्ट बिन फॉर दीज केसेस। हमें प्रॉपर एक सेपरेट वेस्टबिन यूज़ करना चाहिए। अगर ऐसे कोई केसेस हैं अगर ट्यूबरकुलोसिस का है या ऐसे, तो हम उनके लिए प्रॉपर एक सेपरेट तरीके से यूज़ करना चाहिए, सेपरेट चीज़ें रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कंसीडर यूजिंग स्पेसिफिक कलर वेट बेड फॉर दिस पेशेंट ओनली। तो इस क्या है स्पेसिफिक हमें क्या है कलर वेट बेड यूज़ करना चाहिए ताकि हमें पता सके कि आइसोलेटेड पेशेंट कौन सा है, क्या कौन सा पेशेंट क्या है, तो हमें से चीज़ें क्लियर हो सकें। अगर हम किसी पेशेंट को केयर देना चाहो तो हमें वो चीज़ें पढ़ के ये पेशेंट आइसोलेट रखने वाला है या फिर क्या है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए एक स्पेसिफिक कलर वेट का बेड का यूज़ करना चाहिए ताकि हम पेशेंट को कंसीडर। नेक्स्ट है कंसीडर यूजिंग पल्प डिस्पोजल बाउल्स एंड ट्रेस फॉर हाईली इन्फेक्शन पेशेंट, सो दिस कैन बी डिस्कार्डेड वन सेट। क्या है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट को, अगर हम किसी भी चीज़ उसके लिए बाउल या ट्रे का यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर वो हाईली इन्फेक्शस हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं उसको हम प्रॉपरली एक बार में यूज़ करके उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है इंश्योर अ बाथ फॉर डिस्पोजल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज ग्लव्स, एप्रन, मास्क एंड ओवर शूज और एलईडी अवेलेबल इन द इमीडिएटली विक्टिम। तो क्या है कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आइसोलेशन वार्ड है या जो वहाँ पे प्रॉपरली ग्लव्स, एप्रन, मास्क और ओवर शूज़ को हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए या हमें वहाँ रखना चाहिए। इमीडिएटली हमें वहाँ पे अवेलेबल कराना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो हमें क्या करना है ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल करानी चाहिए। नेक्स्ट क्या ऑटोक्लेव व डिस्पोज फॉर ऑल यूजेबल इक्विपमेंट बिफोर यूजिंग अनदर पेशेंट। तो क्या है हमें जब भी कोई भी इक्विपमेंट्स है या कुछ भी यूजेबल इक्विपमेंट्स है उनको यूज़ करने से पहले किसी अदर पेशेंट पे यूज़ करने से पहले उसको ऑटोक्लेव प्रॉपरली करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर मेंट टू बी रिड्यूस द इन्फेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बोथ एंड द अदर पैथोजन फ्रॉम बोथ रिकॉग्नाइज एंड अनरिकॉग्नाइज सोर्सेज। तो क्या है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन या यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज द सेम। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मतलब होता है कि हमें क्या है जो भी ट्रांसमिशन है ब्लड जो भी हमें रिस्क ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शस पेशेंट पैथोजनस का है उनका क्या जो रिस्क है उसको क्या करना है कम करना है। तो क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से हम उसके रिस्क को कम कर सकते हैं फ्रॉम किसे फ्रॉम बोथ रिकॉग्नाइज एंड अनरिकॉग्नाइज सोर्सेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं उसके जो रिस्क है ट्रांसमिशन का उसको हम कम कर सकते हैं। दे आर द बेसिक लेवल ऑफ इन्फेक्शस कंट्रोल प्रिकॉशन विच आर टू बी यूज एज अ मिनिमम इन द केयर ऑफ ऑल पेशेंट। तो क्या है दे आर ये बेसिक लेवल इन्फेक्शन कंट्रोल होते हैं प्रिकॉशंस कंट्रोल होते हैं जो हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं मिनिमम या फिर केयर ऑफ सभी पेशेंट के लिए। नेक्स्ट क्या हैंड हाइजीन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। से पहले हमारा हैंड हाइजीन आता है जो हम क्या करते हैं नॉर्मल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी पेशेंट को केयर देने टाइम पहले भी हम हैंड वॉशिंग करते हैं ना आफ्टर भी हैंड वॉशिंग करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन एसोसिएट विद द हेल्थ केयर। तो क्या है दूसरा कि वह ये हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं पैथोजन को ट्रांसमिशन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वो जो पैथोजन है वो क्या है वो अदर पेशेंट या अदर किसी यहाँ पे एक जगह से या एक पेशेंट दूसरे पेशेंट पे ट्रांसमिशन ना हो। नेक्स्ट क्या है इन एडिशन टू हैंड हाइजीन द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स शुड बी गाइडेड बाय द रिस्क असेसमेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंटिसिपेटेड विद ब्लड एंड एनी ब्लड बॉडी फ्लूइड और पैथोजेंस। नेक्स्ट वन यूनिवर्सल प्रिकॉशन में हमारे क्या क्या होते हैं जैसे यूजिंग डिस्पोजल ग्लव्स हो गए। डिस्पोजल ग्लव्स मतलब जो हम यूज़ करके एक बार डिस्कार्ड करें। डिस्पोजल ग्लव्स हो गए अदर प्रोटेक्टिव बैरियर्स वेल एग्जामिन ऑल द पेशेंट एंड while handling needles,
फिर क्या है स्कैपल्स एंड अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो क्या है जो भी हमारे डिस्पोजल ग्लव्स हैं और अदर प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं जो हम पेशेंट के एग्जामिन के टाइम यूज़ करते हैं, और बहुत सारे नीडल्स हैं या शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं प्रिकॉशनरी। उसके बाद क्या है वॉशिंग हैंड एंड द अदर स्किन सरफेस दैट आर कंटेमिनेटेड विद द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड इमीडिएटली आफ्टर अ प्रोसीजर एग्जामिन। तो क्या है प्रॉपरली हमें हैंड को क्या है हैंड वॉश करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हमने उसके ब्लड किसी को ब्लड का कंटेमिनेटेड अगर टच हुआ है या बॉडी फ्लूइड को हमने टच किया है तो प्रॉपरली उसे क्या करना है आफ्टर प्रोसीजर हमें क्या करना चाहिए प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है चेंजिंग ग्लव्स बिटवीन पेशेंट एंड नेवर यूजिंग ग्लव्स। तो क्या है अगर हमने एक बार ग्लव्स को यूज़ किया है तो हमें ध्यान रखना चाहिए हम दूसरे पेशेंट को अगर केयर देना चाह रहे हैं तो हमें उसे प्रॉपर से उसको या जो ग्लव्स है उसको हमें दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है यूजिंग यूनिवर्सल प्रिकॉशन अप्लाई टू फॉलोइंग बॉडी फ्लूइड्स। क्या जैसे हमारा यूनिवर्सल प्रिकॉशन है जो हम बॉडी फ्लूइड्स के क्या क्या यूज़ करते हैं। अगर हम किसी को ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं तो प्रॉपर में मास्क ग्लव्स और यूज़ करना चाहिए। सीमेन अगर वेजाइनल सिक्रेशन अगर उस एग्जामिन करने जा रहे हैं दैट पर सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अगर हमें क्लूशन करने जा रहे हैं या कलेक्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ हम प्रॉपरली अपने ग्लव्स को यूज़ करेंगे। सैनेबल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, एमनोटिक फ्लूइड है। तो ये सब चीज़ें अगर हम करने जा रहे हैं तो हम प्रॉपरली प्रिकॉशन यूनिवर्सल प्रिकॉशन को यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस का यूज़ करेंगे जिसमें हमारा मास्क ग्लव्स और गाउन आता है ताकि हम क्या कर सकें पेशेंट को हम प्रॉपरली केयर तो दे सकें विद सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के साथ, ताकि हम पेशेंट अदर जो वार्ड में पेशेंट को भी हम उनको भी इन्फेक्शन से बचा सकें, और जो भी हॉस्पिटल में स्टाफ हैं या जो टीम में वर्कर्स हैं तो उनको भी क्या है हम जो इन्फेक्शन है पैथोजन में जो भी रिस्क है उससे क्या कर सकें हम बचा सकें। ट्रांसमिशन को जो डिजीज़ है जो उसके पैथोजन में जिसका रिस्क है पैथोजन का वो स्प्रेड ज़्यादा होगी ताकि क्या है वो पेशेंट को वन पेशेंट से दूसरे पेशेंट को फैल सकती है। तो उसके रिस्क को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन या सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। थैंक यू गाइस।